Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 10 Maths NCERT and we have started our chapter number 1 on real numbers. तो हमने लास्ट वीडियो में एक थ्योरम करी थी, थ्योरम 1.2, जिसमें हमने किया था कि if p is a prime number and p divides a square then p divides a also where a is a positive integer. ये हमने करी थी और उसको हमने प्रूफ भी किया था. प्रूफ जो है वो इट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी थ्योरम को यूज करके आज का जो है हमारा है प्रूफ दैट √2, √3, √5 दीज आर द इररेशनल्स. आपने अपने क्लास 9 में पढ़ा कि भाई ये सब जो होते हैं ये इररेशनल होते हैं. अब ये इररेशनल होते हैं, इसको आपको प्रूफ करके बताना है कि ये इररेशनल होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप जो मेथड यूज कर रहे हैं वो आप मेथड यूज कर रहे हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन, दो स्टेटमेंट्स को आप कॉन्ट्रडिक्टरी कब बोलते हैं? जब वो दोनों ऑपोजिट होती हैं. तो कॉन्ट्रडिक्शन में आपको प्रूफ करना है इररेशनल, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि ये रैशनल नंबर है. ठीक है, और अगर वो रैशनल नंबर है आप आगे उसको सॉल्व करेंगे. अगर आप ये प्रूफ कर पाए कि वो रैशनल है तब तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो दैट मीन्स कि वो नंबर इररेशनल होगा. इसको अभी हम पहले प्रूफ करके देखते हैं. तो पहले आपने क्या किया, सपोज √2 इज रैशनल. अब रैशनल नंबर आपने पढ़े होंगे. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये दोनों कोप्राइम्स हैं. जैसे अगर आप लिखते हो 4/2, अब ये तो ये कट जाता है. ठीक है, ये 2/1, इसको आप रैशनल बोलोगे. 4/2 तो कटने के बाद आपका आ गया ये 2/1. ठीक है, तो इस टाइप से ये रैशनल नंबर हुआ. अब इररेशनल क्या होता है? इररेशनल वो होता है विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. ठीक है, which cannot be represented in the form of p by q. तो अब आपने माना है कि √2 जो है वो रैशनल है, तो आप √2 को लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b दे आर को प्राइम्स और b नॉट इक्वल टू 0 तो है ही आपका. ठीक है, तो a एंड b जो है आपके, a एंड b जो है दे आर द कोप्राइम्स. b नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा, b 0 कभी नहीं होगा जब उसमें आप रैशनल की बात करते हैं. तो a b जो है वो आपके कोप्राइम्स है. अब कोप्राइम्स क्या होते हैं? कोप्राइम्स वो होते हैं विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, जिनका सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर है, उनको आप कोप्राइम बोलते हैं. इसीलिए 4/2 का उसमें फिर आपका कॉमन निकल आया, भाई 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया था दोनों में. तो जब ऐसी फॉर्म आ जाए a अपॉन b जहाँ के कि फर्दर आप उसको कुछ भी कहीं पे कैंसिल नहीं करेंगे, तब आप बोल देंगे कि भाई वो जो आ गए वो आपके कोप्राइम्स आ गए, और डेफिनेटली वो जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स तो आपके होंगे ही. तो ए बी √2 इज इक्वल टू a अपॉन b. अब क्या किया हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. वो दोनों साइड्स को यहाँ स्क्वायर किया. √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, और ये आ गया आपका a² अपॉन b². ठीक है, या आप यहां से लिखेंगे a² इज इक्वल टू 2b². अब देखने की चीज क्या है, a² इज इक्वल टू 2b² आया. अब a² जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अब मान ले हम b की एक वैल्यू डालते हैं, था जो मेन वहां एग्जाम में करना है कि भाई a² इज डिविजिबल बाय 2. अब आपकी जो थ्योरम थी 1.2 वो यहां आ जाती है. देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 1.2 a is divisible by 2, a is divisible by 2 और 2 divides a. ठीक है, a की बात है. a जो है वो 2 से डिविजिबल है, या 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है. ये आपका थ्योरम 1.2 से आ गया कि a जो है वो डिवाइड कर रहा है. अब a इज डिविजिबल बाय 2 है, तो जैसे यहाँ पे आपका था कि a² इज इक्वल टू 2b², तो a² जो था वो 2 से डिविजिबल था. अब यहाँ पे आपने ये थ्योरम से ले लिया कि a इज डिविजिबल बाय 2, तो क्योंकि a डिविजिबल बाय 2 है तो आप a को लिख सकते हो 2c. भाई a जो है वो आपका 2 से डिविजिबल है, वेयर c इज सम पॉजिटिव इंटीजर. c कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी आप डाल के देख लीजिए. 2 × 1 ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 × 2 ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 × 3 ये भी 2 से डिविजिबल है. तो a कैन बी रिटन एज 2c वेयर c इज सम पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स.
आपने स्क्वायर कर दिए बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो आपका, अब यहाँ पे मैं आपको इधर बता रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि ये हटे भी ना, a इज इक्वल टू 2c था, ठीक है, a इक्वल्स टू आपका 2c आया। अब आपने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4c स्क्वायर। भाई 2c को आपने स्क्वायर किया तो आपका 4c स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर है आपका 2b स्क्वायर के, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो अब अगेन जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि भाई अगर इस तरह फॉर्म में आए तो ये a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ से भी बोल देंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो अगेन फ्रॉम थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 से आप कह देंगे कि b जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। हटाने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि अभी हमने क्या किया। हमने माना कि पहले √2 को रैशनल है, √2 अगर रैशनल है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a b दे आर द कोप्राइम्स एंड b इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, वो तो होगा ही। दोनों साइड को स्क्वायर किया, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आया, a स्क्वायर इज इक्वल है आपका डिविजिबल बाय 2 है। अब आपकी थ्योरम 1.2 आ जाती है। 1.2 थ्योरम क्या कहती है, p इज एनी प्राइम नंबर, यहाँ पे वो p क्या है, वो 2 है। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। सो फ्रॉम थ्योरम 1.2 a इज डिविजिबल बाय 2 और 2 डिवाइड्स a, ठीक है। इसको आप फर्स्ट कह दीजिए, ये आपकी एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई कि a इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब a क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है तो a कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू 2c। अगेन c की आप वैल्यू कुछ भी डालिए, c की वैल्यू मान लो आपने 1 भी डाली तो a इज इक्वल टू 2 आ गया, वो 2 से डिविजिबल है। c की वैल्यू 2 डाल दी, 2 इंटू 2 4, अगेन 2 से डिविजिबल है। c की वैल्यू 3 डाल दी, 6 आ गया, वो भी अगेन 2 से डिविजिबल है। सो यू कैन राइट a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब a, अब यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c। अगेन आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2b स्क्वायर, वो 2b स्क्वायर हमने यहाँ डाल दिया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आया। तो अगेन इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 4/2 2 आ जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। रीजनिंग वही रहेगी क्योंकि जब से यहाँ पे था कि भाई ये 2 इंटू समथिंग आ रहा है, यहाँ पे भी ये 2 इंटू समथिंग आ रहा है, तो b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो अगेन फ्रॉम थ्योरम, फिर से आप यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम थ्योरम 1.2 b इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये आपकी हो गई सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम इतना हटा देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है a इज डिविजिबल बाय 2, आपने प्रूफ करा है थ्योरम 1.2 का यूज करके, और सेकंड में b इज डिविजिबल बाय 2 यूज किया है। तो a इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज डिविजिबल बाय 2। तो पहले जो था आपने ये लिखा था √2 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a b दे आर द कोप्राइम्स, ठीक है। अभी जो आपने किया उसमें आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट आई वो आई आपकी a इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, a इज डिविजिबल बाय 2, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। फिर आपने निकाला b इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे आप पूरी स्टेटमेंट लिख दें। तो फ्रॉम 1 and 2 a b बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2। अब भाई दोनों को ही 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कि 2 भी उनका एक फैक्टर तो है ही है, दोनों का एक ये फैक्टर 2 जो है वो है ही। विच कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट ए बी आर कोप्राइम, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट ए बी आर कोप्राइम। कोप्राइम ये कहते हैं कि भाई आप इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि a और b दोनों को ही 2 डिवाइड कर ही रहा है, तो इसका मतलब 2 भी उनका एक कॉमन फैक्टर है। तो आपकी ये जो ए बी कोप्राइम थी गलत हो जाती है। हेंस आवर assumption that √2 is rational is incorrect, hence और therefore आप लिख दीजिए therefore √2 is rational, सॉरी √2 is an irrational number। ये तो irrational number है, ठीक है। हमने
एजम्पशन करी थी कि रूट 2 रैशनल है, लेकिन वो सब कुछ हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, इसलिए रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपने थ्योरम 1.2 का यूज करके ये प्रूव कर दिया कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल है। सिमिलरली अब हम रूट 3 और रूट 5 का भी करेंगे। सिमिलरली सेम उस पर रहेगा, बस वहां पे 2 की जगह आपका 3 आ जाएगा। रूट 5 करेंगे तो उसका 5 आ जाएगा, लेकिन हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब रूट 3 का, अब हम रूट 3 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, रूट 3 के लिए तो सपोज मेथड वही है, सपोज रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको आप a अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर ए बी आर को प्राइम्स। को प्राइम वही जिनके में कॉमन फैक्टर से 1 आएगा। तो अगेन आपने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब अगेन अब ए स्क्वायर क्या है, 3 इंटू सम स्क्वायर, तो वो 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा भाई, 3 तो एक तरीके से उसका एक कॉमन ही हो गया भाई, 3 इंटू बी स्क्वायर है। तो अब ये वाला जो ए स्क्वायर पूरा आएगा, वो हर उसमें आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी इंटू बी स्क्वायर, कुछ भी ले ले बी की। देयरफॉर योर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय divisible by 3. So from theorem 1.2, a is divisible by 3. Hence we can write a is equal to 3c. Steps वही करने जो रूट 2 में किया है। a is equal to 3c where c is a positive integer. c एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे भी देख लीजिए a is equal to 3c है, c की वैल्यू मान लो 1 डाली तो 3 इंटू 1 3, डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, अब c की वैल्यू 2 डाल दो तो ये 3 की टेबल चल रही है, तो यू कैन राइट a is equal to 3c. अब a is equal to 3c है, a is equal to 3c आया है यहाँ पे। अब इसको आपने दोनों साइड स्क्वायर कर देना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अगेन जो कंसेप्ट यहाँ था, ये भी 3 इंटू c स्क्वायर है, तो b स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यार b स्क्वायर इज divisible by 3. So from theorem 1.2, b is divisible by 3. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तो आप लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, आप लिख देंगे कि भाई फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये आई है कि a इज डिविजिबल, तो फ्रॉम 1 and 2 a and b हैव एटलीस्ट 3 एज ए 3 एज अ कॉमन फैक्टर तो है ही उनका, ये तो आ ही गया। विच कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट a and b आर को प्राइम्स। ठीक है, सेम चीज लिखनी है जो रूट 2 वाली है, वो ही स्टेटमेंट्स हैं, बस वहां पे 2 था, वहां यहाँ 3 आ गया, आर को प्राइम। हेंस आपकी जो एजम्पशन थी वो गलत थी, हेंस योर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ से आ गया कि जो रूट 3 है आपका वो एक, हेंस आपका रूट 3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर बिल्कुल सेम उस पे रूट 5 का भी करना है, तो रूट 5 का भी एक बार कर लेते हैं, फिर हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेंगे तो अपना ये हो जाएगा। और उसके जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर लेंगे, वो भी सेम ही है, सेम चीजों पे ही बेस्ड है पूरी। तो अब रूट 5 के लिए करते हैं। तो रूट 5 के लिए क्या है, सपोज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, सपोज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब अगेन सिमिलरली भाई रूट 5 अगर रैशनल है तो उसको p बाई क्यू, यहाँ पे हम उसको a बाई बी कह रहे हैं।
आप P by Q भी कह सकते हो। तो A and B are co-primes, ठीक है, A and B they are co-primes, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, 5 is equal to A square by B square और A square is equal to 5 B square। वही चीज है 5 इंटू बी स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर, तो वो जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल is divisible by 5, so from थ्योरम, इसलिए थ्योरम 1.2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर उसमें ये यूज होगी। a is divisible by 5। अब a डिविजिबल बाय 5 है तो a को आप 5c लिख सकते हैं, वेयर c इज योर पॉजिटिव इंटीजर। ये भी अभी फिर से बता देते हूँ एक बार, वही चीज है, c की वैल्यू कुछ भी 5 इंटू 1 कर दो, 5 इंटू 2, 5 की टेबल चलेगी सारी, तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा, तो आप a को 5c लिख सकते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 5c, अब a इज इक्वल टू 5c आया, अगेन आपने स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर आ गया आपका 25c स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया आपका 25c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दी, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या डाली 5b स्क्वायर, ये हो गया आपका 25c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सेम रीजनिंग है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू c स्क्वायर है तो उसको 5 से डिविजिबल होगा ही, सो योर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, is divisible by 5, so from theorem 1.2 b is divisible by 5, ठीक है। अब b डिविजिबल बाय 5 है, अगेन a डिविजिबल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम 1 and 2 आप ये लिखेंगे कि भाई a भी डिविजिबल बाय 5 है, b भी डिविजिबल 5 बाय 5 है, इसका मतलब 5 जो है वो एक a b का कॉमन फैक्टर है, which contradicts, सेम स्टेटमेंट, which contradicts that a and b, ये आप लिख देंगे जैसे अभी मैंने √2 √3 में लिखा, which contradicts that a b are co-primes, hence our assumption that √5 is a rational number is incorrect and therefore √5 is a rational number। सिमिलरली आप √7 भी कर सकते हैं, √11 भी कर सकते हैं, सेम मेथड से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आज आपने प्रूव करे कि भाई आप इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल है, तो जो मेथड बोला जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आप उसका कॉन्ट्रडिक्टरी, उसका ऑपोजिट पहले मानते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो सही माना है कि नहीं, अगर नहीं माना है तो इसका मतलब जो एजम्पशन करिए, जो सपोजिशन करिए, दैट इज रॉन्ग एंड हेंस आपका दूसरा रिजल्ट आएगा। तो अब एग्जाम्पल दिया गया है, ये कि एग्जाम्पल है आपका 5 माइनस प्रूव दैट कि ये आपका इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल है। तो अपना जो मेथड है वो क्या मेथड है, अपना मेथड वही है प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन वाला, कि भाई लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, तो 5 माइनस √3 को आप क्या लिख देंगे, वही a अपॉन b वेयर a b आर को-प्राइम्स, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले गए तो ये हो गया 5 माइनस a अपॉन b, ठीक है, 5 माइनस a अपॉन b, या आप इसको लिख सकते हैं 5b माइनस a अपॉन b। अब यहाँ पर क्या है, a क्या है, a एक को-प्राइम है लेकिन है तो इंटीजर ही, तो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, अब ये सब क्या हो गए, ये सारे हो गए आपके, ये सब आपके इंटीजर्स हैं, भाई को-प्राइम्स भी हैं और इंटीजर्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप लिखेंगे भाई को-प्राइम्स क्या है, को-प्राइम मतलब कि बिचारा कॉमन फैक्टर, तो पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। पॉइंट्स का पॉइंट मतलब आप इसमें ये जो भी हैं आपके, ये पूरे इंटीजर्स हैं, ये जो आ रहे हैं नंबर, ये पूरे आपके इंटीजर्स हैं, पूरे नंबर्स हैं वो। तो अब ये क्या है, 5 b a दे आर
इंटीजर्स। अब ये सारे अगर इंटीजर्स आ गए तो इसका मतलब √3 क्या है? √3 आपका एक रैशनल नंबर है भाई। √3 आपका क्या है? ये एक √3 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर है। विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द ट्रुथ दैट √3 इज। अब √3 इरेशनल है, ये तो हमें पता ही है, हमने प्रूव भी किया है। Hence 5 minus √3 is an irrational। ठीक है, यहाँ पे भाई अब ये सब आपके ये इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो वो भी इंटीजर ही होगा। इंटीजर है तो इसका मतलब कि वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर अगर है तो इसका मतलब √3 भी रैशनल है, जो कि गलत है क्योंकि आपको पता है कि √3 एक इरेशनल होता है। आंसर 5 minus √3 is an irrational नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जो को प्राइम्स हैं तो प्राइम लेकिन है तो इंटीजर्स ही। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं 3√2। प्रूव दैट, एक एग्जांपल है कि भाई 3√2 जो है इसको आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। मेथड अपना वही है, सबसे पहले प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। लेट 3√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, 3√2 अगर रैशनल नंबर है तो 3√2 को आप लिख देंगे a अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पे कि a b जो हैं दे आर को प्राइम्स एंड दे आर इंटीजर्स ऑल्सो। आप और अपना क्लियर, भाई इंटीजर तो होंगे ही, को प्राइम है नंबर तो वो इंटीजर तो हो गई। तो ये आ गया आपका 3 को आप इधर ले आओ तो ये आ गया आपका a अपॉन 3b। अगेन a b 3 दे आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स हैं सारे तो इधर के भी उसी फॉर्म में आएगा, तो आप बोलोगे कि √2 इज अ, देयरफॉर √2 इज अ रैशनल नंबर, बट it contradicts the truth that √2 is irrational. Hence your 3√2 is an irrational number। 3√2 जो है आपका वो एक irrational number है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको प्रूव करना है एक्सक्यूज मी, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें प्रूव ये करना है कि √5 जो इरेशनल है वो मैंने आपको √5 इरेशनल पूरा बता दिया है। ठीक है, दोबारा से मैं उसको शॉर्ट उसमें एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दूंगी। जब हम एक्सरसाइज 1.2 अपनी पूरी करेंगे उसमें एक बार फटाफट से √5 का एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे सारे स्टेप्स हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।